इसके पहले आपको बताया गया था उपसमुच्चय। इसके पहले का जो लेक्चर था वहां पे आपको बताया गया था उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। यदि समुच्चय B के सभी घटक समुच्चय A में हो तो समुच्चय B को A का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे B उपसमुच्चय, देखो उपसमुच्चय का ये निशान है, ऐसा बनाया और एक लाइन नीचे खींच दिया, उपसमुच्चय का निशान है, से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि जो उपसमुच्चय रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका उपसमुच्चय रहेगा उसको बाद में, या ऐसा बोलो, जो उपसमुच्चय है उस जिसमें कम घटक है वो पहले आया, जिसमें ज्यादा है वो बाद में आया। जैसे यहाँ देखिए, समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये घटक हैं, इतने सारे घटक हैं, और बी में 2 4 6 8 है। तो देखेंगे क्या बी के सारे घटक ए में है। ये देखिए, बी में 2 है तो ए में भी 2 है, बी में 4 है ए में भी 4 है, बी में 6 है ए में भी 6 है, बी में 8 है ए में भी 8 है। तो बी के पूरे घटक ए में है, इसलिए बी को बोलेंगे उपसमुच्चय, और बी को किसका उपसमुच्चय बोलेंगे, ए का। तो बी जो कम वाला है उसको पहले लिखेंगे, उपसमुच्चय का निशान बनाएंगे, फिर ए जो ज्यादा वाला है उसको बाद में लिखेंगे और बोलेंगे बी जो है उपसमुच्चय है ए का। ऐसे यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। प्रश्न संग्रह 1.2 तक हमारा हो चुका है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.3। तो प्रश्न संग्रह 1.3 में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बुक में दिखाता हूं कि बुक में ये क्वेश्चन कैसा पूछा है। देखिए, ये बुक में क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई, बी बराबर सी डी ई एफ, सी बराबर बी डी, डी बराबर ए ई, मतलब ए में ये 5 घटक हैं, बी में ये 4 घटक हैं, सी में 2 घटक हैं और डी में ये 2 घटक हैं। तो हमें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं लिखिए। हमें देखना है कि ये जो 6 कथन दिए गए उसमें कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। ये देखिए 6 कथन, 1 2 3 4 5 6। हमसे ये 6 में से पूछा है कौन सा सत्य कथन है कौन सा असत्य कथन। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पूछा है, क्या सी जो है वह बी का उपसमुच्चय है। तो देखते हैं क्या अगर सी के सभी घटक बी में रहेंगे तो फिर ये सी बी का उपसमुच्चय होगा। अगर सी के सभी घटक बी में नहीं रहेंगे तो सी बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, सी में कौन कौन से घटक हैं, बी और डी है। तो देखते हैं क्या जो सी के घटक बी और डी हैं वो बी में है, समुच्चय बी में है क्या। ये चल देखते हैं, डी इसमें है पर इसमें तो बी है ही नहीं, तो समुच्चय सी के डी है इसमें देखो, लेकिन समुच्चय सी के सारे घटक सभी घटक जो है वो बी में होने चाहिए। एक घटक इसका इसमें नहीं है, इसका मतलब सी के सभी घटक बी में नहीं है। देखिए बी इसके अंदर है पर बी के अंदर नहीं है। तो अगर सी के सभी घटक बी में होते तो सी को बी का उपसमुच्चय बोलते, जबकि सी के सभी घटक बी में नहीं है इसलिए सी बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ इसने बोला उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये असत्य है। देखिए यहाँ समुच्चय सी के सभी घटक समुच्चय बी में नहीं है इसलिए यह कथन असत्य है। इसने क्या बोला था, इसने बोला था सी बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये कथन गलत है, बल्कि सी बी का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्या ए डी का उपसमुच्चय है। चलिए चेक करते हैं, क्या ए के सारे घटक डी में है। देखिए ए में 5 घटक हैं, क्या ये पांचों ए के घटक डी में है, नहीं, इसमें तो 2 ही घटक है। तो ए के सारे घटक डी में नहीं है, ए के सभी घटक डी में नहीं है इसलिए ए जो है वह डी का उपसमुच्चय नहीं है। जबकि इसने क्या बोला, इसने बोला ए डी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय डी में नहीं है इसलिए यह कथन असत्य है। ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया था कि सी बी का उपसमुच्चय है, और ये भी गलत दिया है कि ए डी का उपसमुच्चय। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है डी बी का उपसमुच्चय, इसका मतलब डी के सारे घटक बी में होने चाहिए। चेक करते हैं, डी में क्या क्या है, ए ई है। इसमें देखते हैं, इसमें ई तो है लेकिन ए नहीं है। देखिए डी में ए है
पर बी में ए नहीं है, तो डी के सारे घटक बी में नहीं है, इसलिए डी बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये देखिए यहाँ समुच्चय डी के सभी घटक समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। इसने क्या बोला था कि डी जो है वह बी का उपसमुच्चय है, जबकि डी के सभी घटक बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब डी बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। चलिए अगला बोला है डी उपसमुच्चय ए। देखते हैं क्या डी के सभी घटक ए में है। देखते हैं डी में ए है, ए में भी ए है, डी में ई है, ए में भी है, यहां मिल गया। ये देखिए डी के सभी घटक समुच्चय ए में है, समुच्चय डी के दोनों घटक समुच्चय ए में हैं, इसलिए समुच्चय डी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। तो ये पहला कथन ऐसा है जो सत्य है। यहाँ समुच्चय डी के सभी घटक समुच्चय ए में है, इसलिए यह कथन सत्य है। लास्ट देखते हैं, नहीं पांचवा देखते हैं बी उपसमुच्चय ए। अब देखते हैं क्या बी के सभी घटक ए में है। बी में है सी डी ई एफ, सी है, डी भी है, ई भी है, पर एफ देखो यहां है, पर इसमें ए में एफ नहीं है। इसका मतलब बी के सारे घटक ए में नहीं है। 3 घटक है इसके अंदर, लेकिन एक घटक तो नहीं है ना, एफ इसके अंदर नहीं है, तो बी के सारे घटक ए में नहीं है, इसलिए बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। और यहाँ इन्होंने क्या बोला था कि बी ए का उपसमुच्चय है। यहाँ समुच्चय बी के सभी घटक समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है। और लास्ट है सी उपसमुच्चय ए। अब देखते हैं क्या सी के सभी घटक ए में है। ये समुच्चय सी है, इसका ए में चेक करेंगे, बी इसके अंदर है, इसके अंदर भी बी है, देखिए डी इसके अंदर है, इसके अंदर भी डी है, तो बी भी मिल गया और डी भी मिल गया, तो सी के दोनों घटक इसके अंदर मिल गए। तो सी के सभी घटक ए में हैं, इसलिए सी ए का उपसमुच्चय है। देखिए यहाँ समुच्चय सी के सभी घटक समुच्चय ए में है, इसलिए यह कथन सत्य है। मतलब सी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, यह कथन सत्य है। तो इसमें 6 में से केवल ये अपना चौथा सही है और 6वां सही है, बाकी 4 गलत है। अगला देखेंगे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को विश्व समुच्चय लेकर x और y वेन आकृति में दर्शाइए। अब देखिए इसको हमें पहले x और y को सूची पद्धति में लिखना है और फिर विश्व समुच्चय u लेना है और उसको वेन आकृति में दर्शाना है। कैसे जरा देखिए, इसने क्या बोला है, पहले देखते हैं ये समुच्चय x को गुणवर्णन पद्धति में लिखा है। x से ऐसा है कि x घटक है n का और 7 और 15 के बीच की संख्या है। अब देखिए n का घटक है, मतलब ये हमारा प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या मैंने आपको समझाया था। देखिए प्राकृत संख्या है 7 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे अनंत तक आएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है कि वह संख्या जो है x घटक है, इनका मतलब x प्राकृत संख्या तो है, लेकिन 7 और 15 के बीच। ये देखिए यहाँ नीचे बराबर का निशान नहीं लगा, केवल 7 छोटा है x, छोटा है 15, मतलब x का मान 7 और 15 के बीच में है। हम देखेंगे कि 7 और 15 के बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। इधर देखिए, इधर 7 के बाद और 15 के पहले कौन कौन सी संख्याएं आती है, 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 के बाद और 15 के पहले 15 है, 7 से बड़ी और 15 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 8 9 10 11 12 13 14। इधर देखिए 8 9 10 11 12 13 14। अगला है y। ऐसा है कि y घटक है n का, y है 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या भी आपको मैंने लिखा के दिया है,
अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती वह अभाज्य संख्या होती है, और ये 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये अभाज्य संख्या है। लेकिन हमें केवल 1 से 20 के बीच का लेना है, 1 के बाद और 20 के पहले। ये देखिए ये अभाज्य संख्या है, 20 तक की अभाज्य संख्या, 20 के पहले तक ही अभाज्य संख्या लेना। तो क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या लिखा है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बराबर। अब विश्व समुच्चय क्या है, ये तो हमें यक्स मिल गया सूची पद्धति में, वाई गुणोत्तर पद्धति, देखिए यक्स गुणोत्तर पद्धति में लिखा था उसको सूची पद्धति में लिख दिया, वाई गुणोत्तर पद्धति में लिखा था उसको सूची पद्धति में लिख दिया। अब विश्व समुच्चय क्या बोला, देखिए 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को विश्व समुच्चय लेना, मतलब पूरा 1 से 20 तक जितनी भी प्राकृत संख्या है उसको क्या ले लेना है, विश्व समुच्चय। और विश्व समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। देखिए विश्व समुच्चय यू में पूरा 1 से 20 तक पूरे अंक आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 से 20 तक पूरी प्राकृत संख्या विश्व समुच्चय के अंतर्गत आएगी। तो 3 समुच्चय पता चल गया। समुच्चय x में ये घटक है, समुच्चय y में देखिए ये वाले घटक है, और विश्व समुच्चय में 1 से 20 तक के घटक है। अब इसे हमें वेन आकृति में प्रदर्शित करें। तो वेन आकृति में हमेशा ध्यान रखिए कि विश्व समुच्चय को आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विश्व समुच्चय को याद रखिए, विश्व समुच्चय को किससे प्रदर्शित करेंगे, आयत। तो पहले एक आयत बना लिया, इसमें विश्व समुच्चय u लिख दिया। अब इसका मतलब इस आयत के अंदर 1 से 20 तक पूरी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि देखिए विश्व समुच्चय में 1 से 20 तक की संख्या थी। ये आयत हमारा विश्व समुच्चय, तो इसके अंदर 1 से 20 तक पूरी संख्या आनी चाहिए। और उसके बाद हम ऐसा 2 वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त, ये देखिए एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया। तो पहला वाला जो वृत्त है यह समुच्चय x को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जो वृत्त है वो समुच्चय y को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ मैंने देखी ये दोनों के बीच में एक जगह है, ये ऐसा भाग दिख रहा है जो पहले वृत्त का भी है और ये दूसरे वृत्त में भी है। ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है बीच में, ये पहले वृत्त के अंदर भी आता है और दूसरे वृत्त के अंदर भी आता है। इसका मतलब इसमें वो वाली संख्याएं लिखी जाएंगी जो x और y दोनों में रहेंगी। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो x और y दोनों में है। तो इधर देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो 11 और 13 दो ऐसी संख्या है जो x और y दोनों में है। तो इसको 11 और 13 को यहाँ बीच में लिखेंगे, 11, 13, क्योंकि ये 11, 13 हम 2 बार नहीं लिख सकते नहीं तो एक बार यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो गलत हो जाएगा। एक ही बार लिखना है, इसलिए दोनों के बीच में लिखेंगे। उसके बाद अब जो बाकी x में बचेगा वो सब x में लिख देंगे। x में और बाकी क्या क्या बच रहा है देखिए, 8, 9, 10, 12, 14, 8, 9, 10, 12, 14। अब y में इधर बाहर जो बच रहा है y में लिख देंगे। क्या क्या बच रहा है, 11, 13 तो निकल ही गया, 2, 3, 5, 7, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 17, 19। अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो संख्याएं निकल गई x और y में, उसके बाद और क्या बच रहा है इसमें u में, वो सब यहाँ बाहर लिखने। तो पहले देख लेते हैं कि u में से क्या क्या निकल गया। u में से देखिए क्या क्या निकल गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये निकल गया। तो ये x वाला पूरा निकाल दिया। फिर y वाले में से 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19 ये सब हमने u में से निकाल दिए। जो x के अंदर थे वो भी इसमें से कट कर दिया, और जो y के अंदर थे वो भी इसमें से कट कर दिया। अब बाकी जो u में बच रहा है उसको यहाँ बाहर लिखना है। बाकी क्या क्या बच रहा है देखते हैं, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है। इधर देखिए 1, 4, 6, और क्या बच रहा है, यहाँ से 15, 16, 18, 20। देखिए 15, 16, 18, 20। इस तरीके से x के अंदर x वाले सभी, अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, x के अंदर x वाले सब आ रहे हैं। देखिए
8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए एक्स वाले वृत्त के अंदर 8 9 10 11 12 13 14। एक्स वाले वृत्त के अंदर देखिए 8 9 10 11 12 13 14। और वाई वाले के अंदर ये वाई वाला पूरा आना चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। देखिए वाई के अंदर 2 3 5 7 11 13 17 19। और यू के अंदर पूरा 1 से 20 तक आना चाहिए। तो यू के अंदर देखिए पूरा 1 से 20 तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए यू के अंदर पूरा आ गया। इस तरीके से आपने वेन आकृति में इसको प्रदर्शित कर दिया।